हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? सर्व सुरक्षित? वेरी गुड। बस बी सेफ एंड साउंड एंड ऑलवेज मेक सम नॉइस। आपकी प्रेजेंस का पता चलना चाहिए। ऑल क्लियर। वेरी गुड। मैंने कुछ पूछा ही नहीं। ऑल क्लियर किसके लिए बोल रहे हो? शैम्पू के ऐड कर रहे हो क्या? ऑल क्लियर। ओके, चलिए। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो कंसेप्ट्स बताए थे या फिर जो हमने पॉइंट्स बताए थे उसे आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने रेट के बारे में डिस्कशन किया था। रेट रेट क्या होता है, किस तरह से डिफाइंड होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या होता है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के लिए हम रेट डिसाइड करते हैं, है ना? ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। चलिए आज डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेट। रेट कौन कौन से टाइप के होते हैं वो डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रेट। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ बेटा, 1 मिनट 1 मिनट। मुझे ये बहुत ही लाइट दिख रहा है, यानी इसका ब्लैक इंक जो है वो सही नहीं दिख रहा है। लेट मी चेंज द कलर कंट्रास्ट। कलर कंट्रास्ट चेंज करते हैं। यस, थोड़ा सा डार्क हो गया ना? यस, ओके। हम्म, अब दिख रहा है ये थोड़ा डार्क। यस। नाउ टाइप्स ऑफ रेट। कल मैंने आपको, यानी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरह से मैंने सिखाया था आपको कि अगर आरओआर है तो उसके लिए बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, और अगर आप किसी भी इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए फाइंड करना चाहते हो तो बैलेंस रिएक्शन ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, इस चीज को समझ में बराबर से समझ लिया आप लोगों ने? समझ में आ गया ये? नाउ टाइप्स ऑफ रेट। मेनली 3 टाइप के रेट्स होते हैं। हमने पहले देखा था कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस होते हैं वेरी स्लो, वेरी फास्ट और मॉडरेट। तो वेरी स्लो वेरी फास्ट तो हमारे लिए कोई काम के ही नहीं है। मॉडरेट में अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो हमारा पूरा कहानी चल रहा है वो मॉडरेट के लिए चल रहा है। तो मॉडरेट की कहानी में अब हम टाइप ऑफ रेट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इनिशियल रेट। इनिशियल रेट बोले तो जब रिएक्शन शुरू होती है तब का जो रेट है, या फिर जहां से हम उसको नोट करना शुरू करते हैं तो उसको बोला जाता है उसका इनिशियल रेट। ठीक है, इनिशियल रेट जो है वो द रेट एट अ स्टार्टिंग टाइम t इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग टाइम बोल रहा हूं मैं, स्टार्टिंग टाइम। सो आर नॉट इज इक्वल टू प्लस और माइनस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dt। ये तो आप जानते ही हो कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो प्लस में आएगा, अगर रिएक्टेंट यूज हो रहा है तो वो माइनस में आएगा। ये तो आप जानते ही हो, मगर इसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। इसका एप्लीकेशन भी आपको पता है कैसे किया जाता है ना? उसके क्वेश्चंस भी हमने किए थे। मगर ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इसको क्या बोला जाता है, इनिशियल रेट। अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये भी एक मिसकंसेप्ट होता है कि इनिशियल t0 टाइम का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई है। मगर यहां पे काइनेटिक्स में वो बात नहीं कर रहे हैं हम। काइनेटिक्स हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। हमने रिएक्शन ऑलरेडी शुरू कर दिया, मगर हम क्या करना चाहते हैं, किसी भी एक फिक्स टाइम से अभी हम नोट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से मुंबई तक जाना चाहता हूं मेरे बाइक में। राइट, मेरे पास बाइक नहीं है, मैंने चेतन सर का बाइक ले लिया, हार्ली डेविडसन ले लिया मैंने उनका, और मैं यहां से 140 किलोमीटर टूवर्ड्स मुंबई जाना चाहता हूं, है ना? और मैं 2 आवर्स में वहां तक पहुंच जाऊंगा। मुझे पता है कि अगर मैं एकदम से फुल स्पीड से जाऊंगा तो मैं 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाऊंगा, 140 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मगर जब मैं ये बाइक शुरू करता हूं
तब का रेट नहीं, तब तो जीरो ही होता है, शुरू किया तब तो जीरो ही है, मगर मैंने दौड़ाना शुरू किया बाइक, अब मैंने 1 मिनट के बाद अब उस हाईवे तक पहुंच गया, उस हाईवे से मैंने बाइक शुरू करके भागना शुरू किया, और 1 मिनट बाद मैंने नोट करना शुरू किया कि अभी का रेट क्या है, अभी का स्पीड क्या है ना, दैट इज नोन एज इनिशियल रेट। हम यहां पे कतई ही ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम जीरो, वरना तो हमेशा सारी चीजों का रेट जो है जीरो होता है। यहां पे क्या है बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ये, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे हम इनिशियल रेट, शुरू का रेट कितना है वो, दैट इज इनिशियल रेट, ठीक है। तो ये बराबर से दिमाग में रखना, मिसकंसेप्ट ना हो जाए कि इनिशियली जीरो तो सब कुछ जीरो होता है, अभी तो रेस शुरू ही नहीं हुई है, तो वो उसका तो स्पीड जीरो ही होगा, है ना, मगर ऐसा नहीं बोलना चाहते हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम, मगर एक सर्टेन रेस शुरू हो जाने के बाद हमने एक फिक्स टाइम पे लिया, चलो इसको T0 नाम दे दो, अब हम इसको किसी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 2 घंटा 3 घंटे बाद हम देखेंगे अभी हमारा स्पीड कितना है, ठीक है ना। सो द फर्स्ट पॉइंट वेर यू हैव द प्रैक्टिकली डिसाइडेड, प्रैक्टिकली आपने नोट किया कि क्या है, तो उसको बोलेंगे T0। अब एंड पे जाके जो देखोगे वो होगा इसका फाइनल रेट, उसका फाइनल रेट हो जाएगा, तो ये है इनिशियल रेट। अब जब बात आती है इनिशियल और फाइनल की, तो उसको बोला जाता है एवरेज, तो उसमें से बीच में से मिलता है हमें एवरेज, मतलब रेस शुरू हो गई, यहां से बाइक भगाना शुरू किया मैंने, किसी 1 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद मैंने नोट किया कि अभी हमारा स्पीड जो है वो इतना है, और बाद में फाइनली कहीं मुंबई का कोई एक मान लो थाने तक पहुंच के मैंने नोट किया कि अभी स्पीड इतना है, ठीक है। तो ये दो जो है वो क्या है, इनिशियल और फाइनल रेट्स है, और उससे हमें मिलता है एवरेज रेट, उससे हमें एवरेज रेट मिलता है। एवरेज रेट कैसे मिलता है, रेट मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट, ध्यान रखना, फाइनाइट इंटरवल ऑफ द टाइम एंड इट ऑब्टेन्ड बाय नोइंग द कंसंट्रेशन। हम यहां पे कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए वर्ड हम कंसंट्रेशन यूज करेंगे, जबकि मैं जो बाइक वाला एग्जांपल दे रहा हूं उससे मुझे क्या है, कंसंट्रेशन की जगह पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब क्या हुआ मैंने जब जीरो का यानी 140 किलोमीटर का बोर्ड था नासिक में, जहां पे लिखा है 140 किलोमीटर मुंबई, वहां से शुरू करके 0 किलोमीटर का जब बोर्ड आएगा वहां तक मैंने भगाया भगाया कि मुंबई अब 0 किलोमीटर, तो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मुझे जितना भी टाइम लगा, मान लो वो 140 किलोमीटर था, उस 140 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए मुझे 2 घंटे लगे, तो 140 डिवाइड बाई टू, 140 डिवाइड बाई टू, मतलब एवरेज स्पीड क्या आ गई मेरी, 70, 70 किलोमीटर पर आवर। मगर यह जरूरी नहीं है कि एंटायर द पीरियड ऑफ दिस ट्रैवल आई एम रनिंग विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर, शुरू करा तब से 70 था और एंड तक 70 से जीरो हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले जीरो से धीरे 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 बढ़ के 5 10 15 20 25 30 60 70 80 90 100 120 तक गया, वापस बीच में कभी मुझे ब्रेक मारनी पड़ी, कहीं टर्न आया, वापस कम हुआ, वापस ज्यादा हुआ, वापस कम हुआ, वापस ज्यादा हुआ, तो ये क्या होता है, इसका एवरेज रेट मुझे मिलता है, ये एवरेज स्पीड मुझे मिलती है, दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर एवरेज स्पीड। तो हमेशा हम यही करते हैं यार, आपको जो गूगल में दिखाई दे जाता है, गूगल में जो दिखाते हैं कि आपका ये मुंबई तक का जो रास्ता है 140 किलोमीटर, उसको खत्म करने के लिए आपको लगेंगे 2 hours and 25 minutes, 2 hours and 13 minutes, ये जो दिखाते हैं ना, ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं एवरेज, एवरेज टाइम दिखाते हैं। कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट करते हैं, कहां पे कितने टर्न्स हैं, कहां पे कितने स्पीड ब्रेकर्स हैं, कहां पे कितना क्रंच है, या फिर कहां पे कितना ट्रैफिक है, उन सारी चीजों को कैलकुलेट करके वो आपको एक एवरेज टाइम बताते हैं कि शायद आप इतने टाइम में 2 घंटे में या 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, राइट। वो आइडियल एक टाइम इस तरह से डिसाइड करते हैं, दैट इज एवरेज, ठीक है ना। इज इट ओके, तो ये समझ में आया, द रेट मेजर ओवर द फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट दिमाग में रखना, फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम एंड इट्स ऑब्टेन्ड बाय नोइंग द कंसंट्रेशन। कैसे मिलता है, कंसंट्रेशन जान के, शुरू का कंसंट्रेशन, क्योंकि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करेंगे तो मान लो पहले मैंने 10 मोल लिया या फिर 50 मोल लिया, 50 मोल से घटते 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 वो कहां पे आ गया, 5 मोल पे आ गया, तो मैंने 25 45 मोलर कंसंट्रेशन का
प्रोडक्ट में कन्वर्शन कर दिया, और कितना टाइम लगा उसके लिए, मान लो 10 मिनट का टाइम लग रहा है, तो डिवाइड बाय 10, दैट इज अवर आंसर। तो 4.5 मोल पर मिनट या पर सेकेंड हम रिएक्शन कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स। अब अभी एग्जांपल दे रहे हैं, मगर पहले समझ लेते हैं। सो नोइंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस एट द टू डिफरेंट टाइम, हम कॉन्सेंट्रेशन को टू डिफरेंट टाइम में मेजर करके डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे कॉन्सेंट्रेशन के लिए सी सिंबल दिया है। सी कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का सिंबल नहीं है, ये सी कॉन्सेंट्रेशन है। यहां पे जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन लिखा था ना, सेम ये कॉन्सेंट्रेशन है। सो एवरेज रेट, आर एवरेज इज इक्वल टू प्लस और माइनस, कोई भी हो सकता है। अगर आपका रिएक्टेंट है तो माइनस होगा, प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा। ये इनिशियल टाइम T2, ये फाइनल टाइम T2, इनिशियल टाइम T1, और T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ये जो डिफरेंस मुझे मिल रहा है, ये डिफरेंस मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, ये डिफरेंस का मुझे रेशियो जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब कोई अभी ये पूछेगा कि सर आप तो अभी बोल रहे थे कि हम 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो हमेशा तो 70 नहीं रहते, तो बीच बीच में क्या हुआ होगा, तो बीच में कभी हमारा स्पीड 100 120 भी हो चुका होगा, कभी ये स्पीड घट के कितना हो गया, 10 किलोमीटर का भी हो गया, कभी 0 भी हो गया होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, जब ये कम या ज्यादा हो रहा है तो जैसे आप यहां से बाइक लेके भागे, और जाते 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 आपने देखा स्पीडोमीटर, जब देखते हो, सुनना, जब भी आप स्पीडोमीटर देखते हो तब आपको किसी एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स स्पीड दिखाता है वो। मान लो मैं 100 की स्पीड से जा रहा हूं, मैंने स्पीडोमीटर देखा, यस ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तब का इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे कितना है, उस इंस्टेंट पे कितना है, जब आप 10 किलोमीटर नासिक से मुंबई तरफ गए तब का स्पीड कितना है, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। सो रेट मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपने चेक किया तो उसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट ऑन ए रेट कर्व। ये बताता हूं मैं, टेंजेंट ऑन अ रेट कर्व, रेट कर्व पे आपको टेंजेंट बना के ये पता चल सकता है। रेट कर्व मैं अभी ड्रॉ करके बता रहा हूं, तो कैसे करोगे, आर इंस्टेंटेनियस का मतलब है डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय dt। अब ये डी कॉन्सेंट्रेशन बाय dt, तो हमारे पास डिफरेंस तो है ही नहीं यार, हम तो सिर्फ इंस्टेंट पे किसी एक टाइम पे देख रहे हैं, तो एक टाइम पे देख रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, स्लोप, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्लोप बोल दिया जाएगा, वो है इंस्टेंटेनियस रेट, अदरवाइज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो स्पीड की बात करते हैं, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। यस, दैट दैट इज द सेम, एवरेज इंस्टेंटेनियस, और है तो स्पीड के साथ रिलेटेड, मगर फिजिक्स में हम डिस्टेंस बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम क्या बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में, कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स ऑल। इज इट ओके? ये बात समझ में आ गई, राइट? चलो अब इन दोनों के बेस पे मैं एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले मैं ये रेट का इंस्टेंटेनियस कर्व जो है बना देता हूं, जैसे आपको समझ में आ जाए ये चीज। तो पहले इसके लिए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस रेट वाले के लिए क्वेश्चन ले रहा हूं, और बाद में हम एवरेज के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे ख्याल से ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। चलो फिर भी 30 सेकंड दे रहा हूं इसके लिए, फटाफट चलो कॉपी कर लो ये। अगर हो सके तो एवरेज रेट के बाद
5-7 लाइन छोड़ देना, इंस्टेंटेनियस के बाद भी 5-7 लाइन छोड़ देना। वहीं पे मैं इंस्टेंटेनियस रेट के बाद एक एग्जांपल दे रहा हूं, और एवरेज के बाद 5-7 लाइन छोड़ोगे तो वहां पे एक एग्जांपल लिख लेना। अगर नहीं छोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली मैं आपको कर्व बना के दे रहा हूं। इंस्टेंटेनियस कर्व क्या होता है वो, सिंपल। यहां पे हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो है वो कर्व बना रहे हैं। कंसंट्रेशन हम लेंगे मोलार में, तो कैपिटल एम लिख रहा हूं, और जो टाइम लेंगे वो हम लेंगे मिनट्स में। ठीक है, यहां पे दिखा रहे हैं हम 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर 6 मोलर, इस तरह से 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60, ये हमारे मिनट्स हैं। और यहां पे हम एक कर्व बना रहे हैं। ये कर्व क्या शो कर रहा है, ये कर्व शो कर रहा है कि किस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कम होते जा रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे कम हो रहा है वो आपको दिखा रहा है। इसको बोलते हैं रेट कर्व। ये रेट कर्व है, और इस रेट कर्व में हम किसी एक पॉइंट पे लेके, एक पॉइंट को लेके हम इसका टेंजेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह का हमारा टेंजेंट बन रहा है, लेट्स सपोज ऐसा ही। ठीक है, इसको ले लेते हैं 40, और यहां पे जहां पे कट हो रहा है वो उसको लेते हैं हम 60, यानी 6। ठीक है, ये टेंजेंट बना के हम ले सकते हैं, इसका हम स्लोप ले सकते हैं, स्लोप लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम इंस्टेंटेनियस रेट क्या लिखेंगे, आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ओवर टाइम। तो ये 60/4 हो जाएगा, यानी 1.5, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 0.15, 10 पावर ऐसा करने से अच्छा है, पर मिनट। ठीक है, ये वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, ये वाली और ये वाली कहां पे कट कर रहा है वो आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो आपको लाइन बना के दी होगी टेंजेंट वाली, उस लाइन को हम एक्स्ट्रापोलेट करके जहां पे कट करेगा वो वैल्यू हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं, ये तो थोड़ा मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन ही होगा ये तो मुझे 60 और 40 लेके आना था, इसलिए किया मैंने ये। तो 6 और 40 क्योंकि ऊपर चला जाता था, तो 66/40 यानी 0.15 मोलर पर मिनट। मतलब पर मिनट 0.15 मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है किसी एक इंस्टेंट पे। इस इंस्टेंट पे मुझे इतना मिल रहा है, और या फिर इसका मैं क्या ले सकता हूं, यहां पे स्लोप ले सकता हूं। ठीक है, आप स्लोप लेके भी ये कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू आपका यही आएगा, इसका डिफरेंस लोगे, इसका डिफरेंस लोगे, तो आपको वैल्यू तो वही मिलने वाला है जो ये वाला मिलेगा। इज इट फाइन? तो इस तरह से क्या मिलता है मुझे, ये इंस्टेंटेनियस रेट मिल सकता है। ये एक एग्जांपल के तौर पे ले लो ना, ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, नीचे दिखेगा यहां पे, ये एवरेज के लिए क्वेश्चन दे देता हूं मैं। एवरेज के लिए एक क्वेश्चन यहां पे लिख देते हैं, यानी अगर किसी ने एवरेज स्पीड के बाद यहां पे, यानी एवरेज रेट के बाद जगह छोड़ी थी, तो वहां पे ये वाला एग्जांपल आप लिख लेना। ठीक है, यहां पे भी ये कर्व है, और ये concentration in molar and time in minutes या फिर सेकंड्स, व्हाटएवर आपको जो भी लेना है, टाइम का कोई भी यूनिट ले सकते हैं। मान लो ये 50 है, और ये आपका है 40, और ये 10 है, ये 20, तो आर एवरेज क्या हो जाएगा, आर एवरेज हो जाएगा 50 - 40 बाई 20 - 10।
यानी ये क्या हो जाएगा 10/10 यानी 1 मोलार पर मिनट, यानी 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन पर मिनट खत्म हो रहा है या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये ग्राफ ऐसा शो कर रहा है कि वो 1 मोलार पर मिनट, 1 मिनट में 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसको बोलेंगे रेट एवरेज, एवरेज रेट। नीचे का नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स, ये टाइम इन मिनट्स है, यही है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है, टाइम इन मिनट्स। ये 10 है, ये 20। ये एवरेज के लिए क्वेश्चन हो गया कि आपको 40 50 वॉट एवर कुछ भी वैल्यू आपको दी जाए, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो ये वैल्यू पुट करनी है बस। इज इट ओके टू ऑल? सब लोगों को ये समझ में आ गया बेटा बराबर से? ठीक है, ये वाला मिटा देते हैं। यहां पे एक और क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, थोड़ा हट के क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अब आपको। बेसिक चीजें याद रखना, रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसको बोलते हैं हम रेट, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए करोगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूं मैं वो आपको एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक हो गया होगा, हो गया ना? यस। concentration of reactants, reactants decreases with respect of time, with respect of time by the following equation. Change in concentration, following equation, 40 plus 50t minus 5t square. ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट नंबर 1 इनिशियल रेट, initial rate, and number 2 rate at t is equal to 2 second, rate at 2 is equal to 2 second। बताओ, पहले फर्स्ट का आंसर बताओ, बाद में सेकंड का।
वेरी गुड वेरी गुड। चलो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। नेगेटिव नहीं होगा बच्चा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। बहुत बड़ा यहाँ पे घपला कर रहे हो आप लोग। अगर आपका फर्स्ट आंसर जो है वो अगर 40 आ रहा है तो बहुत बड़ा घपला है आपका। देखो मैंने क्या बोला, कोई भी रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यस राइट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो नाउ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं या फिर ए बोल देते हो, इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दो। तो आपको करना क्या पड़ेगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा डीसी बाई डी टी। डीसी बाई डी टी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा, प्लस ये क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो 50 तो 50 रहेगा, सॉरी माइनस ये क्या हो जाएगा 10t, 2 आगे आ गया और टी का टी, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिला मुझे, 40 माइनस 10t, सॉरी 50 माइनस 10t, ठीक है। अच्छा नाउ फॉर t इज इक्वल टू 0, अब t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल ना, इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब क्या होता है, t इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पे t इज इक्वल टू 0 पुट करो, सो dc बाई dt वुड बी 50। क्या आएगा यूनिट इसका, 50 मोलार पर सेकेंड। इनिशियल रेट कितना है, 50 मोलार पर सेकेंड, टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो 50 मोलार पर सेकेंड। तो जितने लोगों का आंसर 50 है वो लोग करेक्ट है, 50 मोलार पर सेकेंड फर्स्ट का आंसर। सबसे पहले किसने वो आंसर दिया था, मेरे ख्याल से, चलो चेक करता हूं मैं, यस आशिया ने आंसर दे दिया था, वेरी नाइस। उसके बाद सार्थक ने आंसर दिया, करेक्ट है। संकल्प का भी करेक्ट है, वेरी नाइस। श्रेया, अच्छा सानिया, सानिया का भी सही है, सेकंड भी जो आंसर है वो सही है। चलो कल्याणी सही है, वेदिका करेक्ट है, जयदीप ने मिटा दिया था, सुमित करेक्ट है, संकल्प करेक्ट है, T2 के लिए 50 करेक्ट है, वेरी नाइस वेरी नाइस, गुड 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 गुड। ओके तो ये डीसी बाई डी हो गया, ये क्या हमारे पास है इनिशियल। तो मैंने क्या बोला था, इनिशियल रेट जो जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है, जीरो नहीं होता, क्योंकि हमने किसी टी इज इक्वल जीरो शुरू किया तब से, तो ये 50 मोलर पर सेकंड से हमने शुरू किया था। और अब अगर रेट एट टी 2 सेकंड पे करोगे तो क्या होगा, बस इसी क्वेश्चन में डीसी बाई डी में 50 माइनस 10t, टी की जगह पे 2 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस, अरे 10 टू ज़ा 20, 20 50 में से माइनस कर दो 30, तो सेकंड का आंसर भी आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड के लिए भी। इज इट ओके, चलो वेरी गुड, काफी लोगों के सही आंसर है, काफी लोगों के। जहां पे कि जिसको समझा नहीं है प्रथमेश, जिन लोगों को समझा नहीं है वो मुझे पूछ लो कहीं पे भी अगर दिक्कत है तो। चलिए वेरी नाइस,
एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये पूछा जा चुका है। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो जेई में पूछा जा चुका है। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, नाउ रेट ऑफ formation of NH3 is 1.7 kg per hour. 1.7 kg पर आवर आपको दिया हुआ है, राइट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया कितने टाइम में बनता है वो दिया है, 1.7 kg पर आवर में आपको मिलता है, पर आवर में 1.7 kg बन जाता है ये। नाउ फॉर द गिवन रिएक्शन आपको क्या कैलकुलेट करना है, फॉर द गिवन रिएक्शन, आरएक्शन कर देता हूं डायरेक्टली, फॉर द गिवन रिएक्शन कैलकुलेट ROR, ROR of consumption of H2। आपको कंजम्पशन ऑफ H2 फाइंड करना है इन ग्राम पर मिनट। आपको ये ग्राम पर मिनट में फाइंड करना है। चलो बताओ, इसमें भी एक बेसिक चीज जो है आपको ध्यान में रखनी, इसलिए ये दिया है हमने। गिवन क्या है आपको, -DNH3 सॉरी प्लस DNH3/dt आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ये H2 आपको फाइंड करना है। बताओ, पहले तो ROR का आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना, पूरे रिएक्शन का ROR का फॉर्मूला बनाओ और बताओ मुझे, जल्दी लगाओ दिमाग।
नहीं, मुझे आंसर चाहिए ग्राम पर मिनट में। मुझे आंसर चाहिए ग्राम पर मिनट में। ग्राम पर मिनट में आंसर चाहिए। 42.5 ग्राम पर मिनट हो सकता है शायद। देखते हैं अभी क्या हो सकता है। । 2550 ग्राम पर मिनट। अच्छा। 42.5 ग्राम पर मिनट। ओके। 42.5 ग्राम पर मिनट। ओके। हो सकता है शायद। आशिया ने आंसर देना शुरू किया था, सब लोग आंसर दे रहे हैं। कल्याणी, मृणमयी, वर्षा, सार्थक, रोशन, संकल्प। वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं सब लोग, वेरी गुड। मगर गलत डायरेक्शन में। सब लोग बहुत ही गलत डायरेक्शन में कर रहे हो मेहनत। आपका डायरेक्शन गलत है और आंसर भी गलत है। चलो, मैंने बता दिया आपको कि आपका आंसर गलत है, तो अब ढूंढो कि क्यों गलत है। क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है, इसलिए तो गलती करवाने के लिए आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं। आपके दिमाग में मुझे एक चीज जो है वो ऐसे ठूस ठूस के भर देनी है। तो ये ये आपका केमिकल काइनेटिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने इंटरनल प्रॉपर्टी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी बता दिया था ना, ठूस ठूस के भर दिया था ना, तो गलती होने के कोई चांसेस ही नहीं थे। सेम वे इसमें गलती करो, मन चाहे उतनी गलती करो। वेरी गुड। 10 ग्राम पर मिनट, वाह। 0.7 ग्राम पर सेकंड, वाह। 85 ग्राम पर मिनट, वाह। 4.8 10 पावर माइनस 6 ग्राम पर मिनट, वाह। 1.41 ग्राम पर मिनट, वाह। जब तक गलती नहीं पकड़ोगे तब तक आपके आंसर गलत ही आते रहेंगे। आपकी गलती कहां है वो ढूंढो। तब तक मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं इसमें। हमारा आर का फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू rate of entire reaction would be equal to 1/3 dH2 by dt is equal to 1/2 plus dNH3 by dt। ओके, ये मुझे गिवन है, ये मुझे फाइंड करना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही इजी लग रहा है। मगर फिर भी इसमें आपकी गलती है। अगर किसी ने ये भी बनाया होगा, ये 3 को सामने फेंक के 3/2 भी कर दिया होगा, फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा। हाँ हाँ, करो करो संकल्प, मेहनत करो। मयूरी करो, कल्याणी मेहनत करो, मेहनत करो, सानिया करो मेहनत। वेरी गुड, वेरी गुड। लगे रहो, लगे रहो। बेसिक चीज भूल गए हो। श्रुति, अब जा रहे हो, अब सही पकड़े हो। आर तो हमेशा मोलर पर टाइम होता है ना। मोल पर लीटर पर टाइम होता है। आपके पास ये मोल पर लीटर पर टाइम कहां है? ये थोड़ी ना मोल पर लीटर में है। आपको आर तो मोल पर लीटर में होना चाहिए ना। तो मोल है कहां? इसमें मोल है ही नहीं, ये तो केजी में है ना, मोल है ही नहीं। राइट। श्रुति ने अच्छा ये दिमाग लगाया। आर हमेशा मोल पर लीटर में होना चाहिए, मोल पर लीटर पर टाइम। अब सेकंड हो, मिनट हो, आवर्स हो, कुछ भी हो, मोल पर लीटर टाइम।
तो आपकी गलती ये है कि आपने डायरेक्ट 1.7 वाला ही ले लिया और उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करते जा रहे हो, उसको डिवाइड करके 60 से मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो, ये वो फलाना ढिकना कितना सारा कर रहे हो, मगर वो ही नहीं किया। इसको पहले आपने मोल में कन्वर्ट ही नहीं किया। देखो, इसको पहले मुझे मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये डी NH3 बाई डी टी इज इक्वल टू 1.7। ये केजी में है तो इसको ग्राम में लेके जाओ, और अमोनिया का वेट 17 होता है, तो 17 से डिवाइड करो। 1.7 को ग्राम में लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो ग्राम पर मोल में होता है ना, तो ग्राम में लेके जाना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और 17 से डिवाइड कर दिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 होता है, और 60 से भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि आवर का मिनट में आ जाएगा। वो आपको पर सेकंड पूछा है, पर मिनट पूछा है, पर मिनट पूछा है, तो आवर का मिनट में लाने के लिए 60 से डिवाइड भी कर दिया। सो इट बिकम्स 5/6। सही है ना? नहीं, 5/3। ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, तो 10 कट गया, 100/60, तो 50 यानी 5/3। यस, ये क्या आ गया, मोल या फिर मोलर पर मिनट, या मोल पर मिनट, जो भी ले लो, क्योंकि फाइनली हमारा लीटर तो उड़ने वाला है। 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर जो भी होगा, लीटर तो वैसे ही उड़ जाने वाला है ना। तो मोलर लिखो, मोल लिखो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो डी NH3/dt जो है वो कितना हो जाएगा, 5/3 मोल पर मिनट। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करो, 1/3 DH2/dt इज इक्वल टू, ये 3/2 कर दूं, इसको सामने फेंक दूं, इसको सामने फेंक दिया मैंने, तो 3/2 डी NH3/dt। अब ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये 3/2 इंटू 5/3, 3/2 इंटू 5/3, ठीक है ना। और ये आपका आ गया 5/2, ये आपको मिल रहा है 5/2। मैं 5/2 क्या, मोल पर मिनट। ये मोलर नहीं है, मोल है, चलो इसको मोल लिखो, मोलर लिखो, सेम। ये 5/2 है आपका मोल पर मिनट, मगर आपको मोल पर मिनट थोड़ी पूछा है, ग्राम पर मिनट पूछा है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, 5 ग्राम पर मिनट। दिस इज द आंसर। यानी आपको मोल में से वापस मिनट्स में तो आना पड़ेगा ना, मोल्स में से वापस ग्राम में तो आना पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन आपको ग्राम पर मिनट में पूछा गया है, आंसर जो है वो ग्राम पर मिनट में पूछा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 से, तो 2 कैंसल, आ गया आंसर 5 ग्राम पर मिनट। है ना धमाकेदार। बस कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, एक सिंपल सा कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर आ गया तो आपको कोई नहीं हरा सकता, और अगर ये भूल गए तो फंस गए। समझ में आयो भाया, समझा कि नहीं? ये क्वेश्चन था जेई का एडवांस का। हाँ, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता जेई एडवांस के पेपर में, मेंस या नीट में ऐसा नहीं पूछते, इतना अच्छा कंसेप्ट वाला नहीं पूछा। अब तो पूछ सकते हैं क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, अब आपको कितनी जगह पे फंसाएंगे वो। पहला, यहां पे आपने डायरेक्टली वैल्यू 1.7 पुट करके जो आंसर लाया होगा, 3/2 इंटू 1.7 करके, वो भी आंसर आपको ऑप्शन में गिवन होगा। ठीक है, दूसरा, आपने अगर इसको ग्राम से यानी केजी से ग्राम और मिनट में कन्वर्ट कर दिया, मान लो इसका ग्राम आपने लिख लिया 1700 ग्राम, डिवाइड बाय 60 यानी 1700/60 करके
जो भी आंसर आएगा उसको भी उसने 1.5 से मल्टीप्लाई करके आंसर दिया होगा, वो भी आंसर होगा, वो भी आंसर देंगे। प्लस अगर किसी ने, मान लो किसी ने दिमाग चलाया और दिमाग चलाने के बाद तो इसको ये भी लगा कि हाँ ये तो मोल पर लीटर में होना चाहिए, यानी मोल पर मिनट या मोल पर लीटर पर मिनट या सेकंड में होना चाहिए, तो 5/3 वैल्यू यहां पे पुट करेगा, यहां तक आ गया, तो आंसर 2.5 भी दिया होगा, आंसर 2.5 भी दिया होगा मोल पर मिनट। मगर ये तो मोल पर मिनट, आपको तो पूछा गया किस में, ग्राम पर मिनट में, यानी ये वाला स्टेप भी भूल गए और आंसर 5 भी दिया होगा। चारों आंसर दिए होंगे जिसमें सही आंसर आपका है 5, है ना, 5 ग्राम पर मिनट। मतलब पहली बार यहां से बच गए, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो भी फंसोगे, नहीं किया तो भी फंसोगे, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो भी फंसोगे, मोल में कन्वर्ट कर दिया और आंसर आ गया 5/2 तो भी फंसोगे, क्योंकि ये तो मोल पर मिनट है। और अगर आपने सारी चीजें करेक्ट करी और आपने ये आंसर जो 2 से मल्टीप्लाई करके 5 करा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पहले तो ऑप्शंस जो है उसको शफल करते ही नहीं थे, सही वही ऑप्शन होते थे। तो अगर पहले ही ऑप्शन ये दे देंगे 5 ग्राम पर मिनट, अब आप जब तक कैलकुलेट करते करते लास्ट में नहीं पहुंचोगे तब तक आपको 5 आंसर ही नहीं मिलेगा, यानी पहली बार में आंसर मिल गया, वो उसने 5 नहीं दिया होगा, यानी पहले ऑप्शन आप देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, अरे नहीं 5 तो कहीं नहीं आ रहा है, तो बाकी के 3 में से कोई होना चाहिए, है ना, तो उसमें से आपको हर एक का आंसर मिलता रहेगा। क्लियर, वेरी गुड। तो कंसेप्ट क्या है, हाँ चारों ओर से घेर के ही आपकी धुलाई करेंगे, है ना, चारों ओर से आपको पकड़ के धुलाई करेंगे। ये एडवांस लेवल है बाबा, एडवांस में एक कंसेप्ट नहीं होता, 2-3 कंसेप्ट मिला के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। मेंस लेवल का क्वेश्चन कोई ज्यादा झंझट नहीं, कोई एक वैल्यू दे दी होगी, वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, खत्म, सही आंसर लाए, वाह वाह वाह, है ना। क्लियर, चलो बेटा, कंसेप्ट क्या है, सिर्फ एक ही चीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रेट हमेशा मोल पर लीटर पर टाइम में होता है। अभी ये वाला क्वेश्चन जो दिया था C इज इक्वल टू 50, वो 40-50 वाला, उसमें भी मैं समझाना चाहता था कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा उस इक्वेशन का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये समझाता है आपको कि कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर पर टाइम में होना चाहिए या फिर मोल पर टाइम में होना चाहिए। लीटर तो वैसे ही उड़ने वाला है, क्योंकि सामने सामने वैसे ही वो कट 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 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है वो, तो मोल वाला कहानी लिखोगे तो भी चलेगा, मोल पर लीटर नहीं तो, समझा बराबर से, क्लियर है, राइट। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसमें में दिमाग लगाना और बताना मुझे एक आंसर क्या आएगा। हाँ, मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, दिमाग लगाना और मुझे आंसर बताना पूरी तरह से। एक आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है, A gives B which satisfies log minus dA by dt is equal to log plus dB by dt plus 1। ये एक आपका अनबैलेंस इक्वेशन है जो इस फॉर्मूला को, यानी जो इस मैथमेटिकल स्टेप को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। डी log dA by dt इज इक्वल टू log प्लस dB by dt प्लस 1, इसको सेटिस्फाई करता है। सो कैलकुलेट रेशियो ऑफ A and B, रेशियो ऑफ मोलार रेशियो ऑफ A and B, दिख रहा है ना, यस, मोलर रेशियो ऑफ A and B।
for the reaction. ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, ये आपका मैंने होमवर्क दिया, होमवर्क में ये चीज आपको फाइंड करके लानी, ठीक है। हाँ हाँ, ये बाय डिफॉल्ट अगर दिया नहीं जाएगा केमिस्ट्री में, तो लोग अगर कुछ नहीं दिया हो तो 10 के बेस पे ही होता है, 10 के बेस पे ही है। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में लोग लिखा तो 10 के बेस पे, एल लिखा तो ई के बेस पे, ऐसा एल लिखा तो ई के बेस पे होता है, बाय डिफॉल्ट ले सकते हो। डन। नाउ factors affecting rate of reaction. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। चलो, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, कोई बताएगा मुझे? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन? क्या क्या हो सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन? क्या बताया था मैंने, इससे पहले बताया था आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी गुड, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर, कैटलिस्ट, ओके। और कोई? प्रेशर, टेम्परेचर, यस। सुजय, कंसंट्रेशन, ओके। और ओके, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, हाँ हो सकता है, वेरी गुड। और टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट सही है, ओके। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट, यस। मोइन शाह, टाइम, फैक्टर अफेक्टिंग में टाइम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, टाइम अफेक्ट नहीं करता ना। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन में, ओके। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन आरओआर में बैलेंस, यस, बैलेंस इक्वेशन सही है। पीएच ऑफ द मीडियम, यस हो सकता है वो। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यस। ये चीज डिपेंड कर सकती है, सही है।
ओके, हाँ चलो, वेरी नाइस। तो मैं यहां पे आपको पॉइंट्स दे रहा हूं। नंबर 1, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इस पे डिपेंड करता है। नंबर 2, इसी में फिजिकल स्टेट, इसमें सरफेस एरिया, ये सारी चीजें नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आएगा। नंबर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, मैं ऐसा कर देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन इन प्रेशर। अगर गैसियस होगा तो प्रेशर होगा ऑफ रिएक्टेंट्स, concentration pressure of reactants. Number 3, temperature of the reaction, temperature of the reaction. Catalyst, catalyst used in the reaction, catalyst used in the reaction. ये चार जो है वो मेन फैक्टर्स हैं। पांचवा फैक्टर, ये चार मेन है। सनलाइट और यूवी लाइट, यानी लाइट जो है वो भी एक फैक्टर है। अभी क्या बोला था, और एक पीएच ऑफ द मीडियम, यस ये भी करेक्ट है। इन एसिड बेस रिएक्शन, pH, pH of medium, मीडियम का pH भी उतना ही मायने रखता है। एंड 7th पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर पोलर कंपाउंड्स। दिख रहा है ना? राइट, ये चार जो है वो मेन है, इंपॉर्टेंट है। नाकोटेका, नाकोटेको या फिर नाकोटेका, ऐसे याद रखो, नाकोटेका। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये सिर्फ रिएक्टेंट्स, हाँ यहाँ पे दोनों है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों है, ये सिर्फ रिएक्टेंट है। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, कैटलिस्ट यूज्ड इन द रिएक्शन। ये जो सनी है वो इतना काम का नहीं है, SUNIE, सनी इतना काम का नहीं है। सनलाइट इन एसिड बेस रिएक्शन, और E फॉर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये है सही, मगर ये पहले वाले चार जितने काम के हैं उतने ये नहीं है ना? टोटल 7 है, 4+3, तो नाकोटेको जो है वो ज्यादा काम के है, नाकोटेका। बाकी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट से। हमारे पास टाइम कितना है? हाँ है, अभी 10 मिनट है, चलो।
चलो नंबर 1, 7 फैक्टर्स में से फर्स्ट फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं हम, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। उसमें नंबर 1 सरफेस एरिया, उसमें नंबर 1 हम ले रहे हैं सरफेस एरिया। मोर सरफेस एरिया, मोर will be the reactivity. More the surface area, more will be the reactivity. जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा ही मिलेगा आपको। आया ना समझ में? फॉर एग्जाम्पल चौक, एक पूरा चौक ले लिया जाए और उसको पानी में डाला जाए तो वो इतना जल्दी से डिसॉल्व नहीं होगा जितना उस चौक के हमने टुकड़े कर दिए या पाउडर बना दिया, चौक का मैंने पाउडर बना दिया तो उसको पानी में मैं डिसॉल्व कर सकता हूं। अदरवाइज कोल, चारकोल, तो उसको मैंने या फिर कोयले का टुकड़ा लेकर जलाने की कोशिश की और कोयले का ऐसा डस्ट करके पाउडर बना के जलाया तो पाउडर जल्दी जल जाता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ज्यादा पार्टिकल्स जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं, है ना। तो इसी चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतना ही वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अब सरफेस एरिया बढ़ता कैसे है वो समझाने की कोशिश करता हूं मैं। चलो एक क्यूब लिया है मैंने और इस क्यूब का ये जो एज लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर और इसका हाइट जो है वो भी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ये लेंथ और ये हाइट दोनों 4 सेंटीमीटर है। ये परफेक्ट क्यूब है। अब मुझे क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। हम एरिया की बात कर रहे हैं बेटा, वॉल्यूम नहीं, हम बात करेंगे एरिया की, एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया में क्या होगा, ये आपका क्यूब जो है वो 4:4 है यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इसका एरिया जो है यानी इतने पार्ट का जो एरिया है वो मुझे क्या मिलेगा, 16 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला एरिया। इज इट ओके? ये मुझे मिलेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? इतना एरिया मुझे मिल गया। अब ऐसे तो इस क्यूब के अंदर कितने फेस हैं, ये वाला एक फेस, ऊपर वाला दूसरा, पीछे तीसरा, ये चौथा, फ्रंट में पांचवा और बैक साइड के छठा, मतलब इंटू 6, मतलब कितना हो जाएगा 96 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना टोटल एरिया है इस क्यूब का। इस क्यूब का टोटल एरिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये एक 16 वाला, ये दो, ये तीन, ऐसे 6 16 वाले फेसेस हैं जो डायरेक्टली किसी भी चीज के कांटेक्ट में आएंगे। पानी में डाला तो ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो है उतना ही एरिया क्या आएगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा। इज इट ओके? ये क्लियर है? अच्छा चलो ये केस 1 हो गया। केस 2, केस 2 है कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें। मान लो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसके दो टुकड़े कर दिए मैंने। ठीक है, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए। ये समझा? तो अब क्या हो गया, ये हर एक टुकड़ा जो है वो 2 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो है ये टुकड़ा नंबर 1 है और ये टुकड़ा नंबर 2 है,
दो टुकड़े होने के बाद अब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। दो टुकड़े होने के बाद अब मुझे इन दोनों टुकड़ों का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। मैंने अभी एक तो मेथड आपको बता दिया, पूरे के लिए बता दिया। अब दो टुकड़े करने के बाद कितना हो रहा है बताओ, चलो लगाओ दिमाग। दो टुकड़े करने के बाद कितना सरफेस एरिया बढ़ता है बताओ, कितना हो जाता है। पहले एक टुकड़े का फाइंड करो, बाद में दूसरे टुकड़े का। सेम है तो दोनों को ऐड कर देना बाद में तो चलेगा। एक टुकड़े का फाइंड कर लो ना पहले, टोटल एरिया। दोनों का ऐड करोगे तो 96 ही हो जाएगा। अगर 48 एक का है तो दो का 96 ही हो जाएगा टोटल तो। हाँ तो 96 ही हुआ ना, तो चेंज कहाँ हुआ, तो चेंज हुआ ही नहीं ना। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलती कर दी आप लोगों ने। हाँ मतलब गलत है आपका। 96 तो पहले भी था, तो अभी क्यों 96 आ रहा है। ज्यादा ही होना चाहिए ना, बढ़ना ही चाहिए सरफेस एरिया, बढ़ना ही चाहिए। तो बढ़ा क्यों नहीं, और बढ़ता ही है। आपने कहीं गलती की है कैलकुलेशन में। 64 तब तो कम हो गया, एक का 64। हाँ 64 4 एच, यस कीर्ति सही है, दर्शन पटेल, आशिया करेक्ट है, जयदीप करेक्ट आंसर है, प्रीति करेक्ट है, वर्षा करेक्ट है, सार्थक 144 थोड़ा ज्यादा हो गया, कल्याणी 64 करेक्ट है, 128 करेक्ट है, 64 ईच करेक्ट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, डन 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 डन। अब आप समझे क्या करना है। प्रतीक्षा 64 ईच, सागर करेक्ट है 64, वेरी गुड। अब देखो कहानी क्या है इसमें, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 जो है उसमें एरिया क्या है, ये 2 सेंटीमीटर है, मगर हाइट तो 4 ही है ना, हाइट थोड़ी ना चेंज हुआ है, हाइट तो 4 ही है ना। तो अगर मैं इतना पार्ट देख रहा हूं, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसका क्या है 2 इंटू 4 मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ऐसे कितने पार्ट है, एक स्क्वायर यहां पे, एक स्क्वायर ऊपर, एक स्क्वायर पीछे, एक स्क्वायर नीचे, मतलब ऐसे तो 4 है। ये पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, पार्ट 1 में ये वाला जो है 4 इंटू 2 वाला, ये एरिया वाला कितने हैं 4, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा मगर दो ऐसे टुकड़े होंगे, यानी दो ऐसे पार्ट होंगे, मतलब कि ये वाला जो पीछे वाला जो है, ये वाला, ये इस तरफ का जो फेस है वो, जैसे कि इसका ये फेस था ना, वैसा इस तरफ का ये फेस होगा ना, 1 का, 1 का ये वाला फेस जो होगा वो बात कर रहा हूं, वो कितना होगा 4 इंटू 4 वाला होगा वो। हाँ तो वो होगा कितना 4 इंटू 4 मतलब 16 वाला, और इसे कितने होंगे 32, यानी दो होंगे। ये वाला जो है, ये लेंथ और विड्थ दोनों में क्या है, हाइट दोनों में क्या है 4 4, यानी ये 16 होगा। और ऐसे कितने पार्ट होंगे, ये वाला और ये वाला पार्ट, मतलब दो होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया। इन दोनों को ऐड करो तो टोटल कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर ईच, ईच पार्ट, पार्ट 1 का 64, ऐसे ही पार्ट 2 का भी 64, मतलब 128। तो टोटल एरिया कितना हो गया बेटा, अब इसको दो टुकड़े में बांट दिया तो टोटल एरिया कितना हो गया 128।
टोटल एरिया हो गया 128। अच्छा, अब इसके ऐसे ऐसे भी एक टुकड़ा कर दो, ऐसे काट दो तो आपको और मिलेगा। डेफिनेटली वो वैल्यू 128 से तो ज्यादा ही होगी, ऑब्वियसली ना, क्योंकि बीच वाला अंदर वाला पार्ट जो दिख रहा है ना अभी आपको, दैट्स व्हाई। क्लियर हो गया? सो जितने ज्यादा टुकड़े काटते जाओगे उतना ही वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़ गया ना, 96 से डायरेक्ट हो गया 128, ईच 64 का हो गया, तो दो कितने हो जाएंगे, 128 के हो जाएंगे। वेरी गुड। बस मुझे आपको यही कंसेप्ट समझाना था कि सरफेस एरिया जैसे जैसे उसको काटते जाओगे वैसे वैसे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। इज इट ओके? सो मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी दी रिएक्टिविटी। बस ये मैंने नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में ए वाला पार्ट समझाया, सरफेस एरिया। दो और पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कल डिस्कस करते हैं। गॉट इट? चलो टाटा बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर। उस क्वेश्चन का आंसर देना है लॉग वाला जो मैंने बताया उसका, आप मुझे भेज सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर बच्चा।